जब पुलिस की जीप एक ढाबे के आगे आकर रुकी तो अब्दुल रहीम चौंक गया। पिछले 20 से 22 सालों से वह इस ढाबे को चला रहा था, पर पुलिस कभी नहीं आई थी। डर से वह सहम गया। उसे और हैरानी हुई जब जीप से एक बड़ी पुलिस अफसर उतरी। शायद कहीं का रास्ता पूछ रही होंगी। यह सोचते हुए अब्दुल रहीम अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया कि साथ आए थानेदार ने पूछा, अब्दुल रहीम आपका ही नाम है? हमारी साहब को आपसे कुछ पूछताछ करनी है। वे किसी एकांत जगह बैठना चाहती है। अब्दुल रहीम उन्हें लेकर ढाबे के कमरे की तरफ बढ़ गया। पुलिस अफसर की मंद-मंद मुस्कान ने उसकी झिझक और डर दूर कर दिया था। आइए मैडम, आप यहाँ बैठें। क्या मैं आपके लिए चाय मंगवाऊं? मैडम, क्या आप नई सिटी एसपी कल्पना तो नहीं है? मैंने अखबार में आपकी तस्वीर देखी थी। अब्दुल रहीम ने उन्हें बिठाते हुए पूछा। हाँ, छोटा सा जवाब देकर वे आसपास का मुआयना कर रही थी। एक लंबी चुप्पी के बाद कल्पना ने अब्दुल रहीम से पूछा, क्या आपको ठीक 10 साल पहले की वह होली याद है, जब एक 15 साला लड़की का बलात्कार आपके इस ढाबे के ठीक पीछे वाली दीवार के पास किया गया था? उसे चादर आपने ही ओढ़ाई थी और गोद में उठा उसके घर पहुंचाया था। अब चौंकने की बारी अब्दुल रहीम की थी। पसीने की एक लड़ी कनपटी से बहते हुए पीठ तक जा पहुंची। थोड़ी देर तक सिर झुकाए मानो विचारों में गुम रहने के बाद उसने सिर ऊपर उठाया। उसकी पलकें भीगी हुई थी। अब्दुल रहीम देर तक आसमान में घूरता रहा। मन सालों पहले पहुंच गया। होली की वह मनहूस दोपहर थी। सड़क पर रंग खेलने वाले कम हो चले थे। इक्का दुक्का मोटरसाइकिल पर लड़के शोर मचाते हुए आते जाते दिख रहे थे। अब्दुल रहीम ने उस दिन भी ढाबा खोल रखा था। वैसे ग्राहक न के बराबर आए थे। होली का दिन जो था। दोपहर होती देख अब्दुल रहीम ने भी ढाबा बंद कर घर जाने की सोची कि पिछवाड़े से आती आवाजों ने उसे ठिठकने पर मजबूर कर दिया। 4 लड़के नशे में चूर थे, पर यह क्या? वे एक लड़की को दबोचे हुए थे। छोटी बच्ची थी, शायद 14 से 15 साल की। अब्दुल रहीम उन चारों लड़कों को पहचानता था। सब निठल्ले और आवारा थे। एक पिछड़े वर्ग के नेता के साथ लगे थे और इसलिए उन्हें कोई कुछ नहीं कहता था। वे यहीं आसपास के थे। चारों छोटे मोटे जुर्म कर अंदर बाहर होते रहते थे। रहीम जोर शोर से चिल्लाया, पर लड़कों ने उसकी कोई परवाह नहीं की, बल्कि एक लड़के ने ईंट का एक टुकड़ा ऐसा चलाया कि सीधे उसके सिर पर आकर लगा और वह बेहोश हो गया। आंखें खुली तो अंधेरा हो चुका था। अचानक उसे बच्ची का ध्यान आया। उन लड़कों ने तो उसका ऐसा हाल किया था कि शायद गिद्ध भी शर्मिंदा हो जाए। बच्ची शायद मर चुकी थी। अब्दुल रहीम दौड़कर मेज पर ढका एक कपड़ा खींच लाया और उसे उसमें लपेटा। पानी के छींटे मार मार कर कोशिश करने लगा कि शायद कहीं जिंदा हो। चेहरा साफ होते ही वह पहचान गया कि यह लड़की गली के आखिरी छोर पर रहती थी। उसे नाम तो मालूम नहीं था, पर घर का अंदाजा था। रोज ही तो वह अपनी सहेलियों के संग उसके ढाबे के सामने से स्कूल जाती थी। बच्ची की लाश को कपड़े में लपेटे अब्दुल रहीम उसके घर की तरफ बढ़ चला। रात गहरा गई थी। लोग होली खेलकर अपने अपने घरों में घुस गए थे, पर वहां बच्ची के घर के आगे भीड़ जैसी दिख रही थी। शायद लोग खोज रहे होंगे कि उनकी बेटी किधर गई। अब्दुल रहीम के लिए एक एक कदम चलना भारी हो गया। वह दरवाजे तक पहुंचा कि उससे पहले लोग दौड़ते हुए उसकी तरफ आ गए। कांपते हाथों से उसने लाश को एक जोड़ी हाथों में थमाया और वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा। वहां चीख पुकार मच गई। मैंने देखा है। किसने किया है? मैं गवाही दूंगा कि कौन थे वे लोग, रहीम कहता रहा, पर किसी ने भी उसे नहीं सुना। मेज पर हुई थपकी की आवाज से अब्दुल रहीम यादों से बाहर आया। देखिए, उस केस को दाखिल करने का आर्डर आया है।
कल्पना ने बताया। पर इस बात को तो सालों बीत गए हैं मैडम। रिपोर्ट तक दर्ज नहीं हुई थी। उस बच्ची के माता पिता शायद उसके गम को बर्दाश्त नहीं कर पाए थे और उन्होंने शहर छोड़ दिया था। अब्दुल रहीम ने हैरानी से कहा। मुझे बताया गया है कि आप उस वारदात के चश्मदीद गवाह थे। उस वक्त आप उन बलात्कारियों की पहचान करने के लिए तैयार भी थे। कल्पना की इस बात को सुनकर अब्दुल रहीम उलझन में पड़ गया। अगर आप उन्हें सजा दिलाना नहीं चाहते हैं तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। बस उस बच्ची के साथ जो दरिंदगी हुई उससे सिर्फ वह ही नहीं तबाह हुई बल्कि उसके माता पिता की भी जिंदगी बदतर हो गई। सिटी एसपी कल्पना ने समझाते हुए कहा। 2 चाय लेकर आना। अब्दुल रहीम ने आवाज लगाई। जीप में बैठे लोगों को भी चाय पिलाना। चाय आ गई। अब्दुल रहीम पूरे वक्त सिर झुकाए चिंता में चाय सुड़कता रहा। आप तो ऐसे परेशान हो रहे हैं जैसे आपने ही गुनाह किया हो। मेरा इरादा आपको तंग करने का बिल्कुल नहीं था। बस उस परिवार के लिए इंसाफ की उम्मीद है। अब्दुल रहीम ने कहा। हाँ मैडम, मैंने अपनी आंखों से देखा था उस दिन, पर मैं उस बच्ची को बचा नहीं सका। इसका मलाल मुझे आज तक है। इसके लिए मैं खुद को भी गुनाहगार समझता हूँ। कई दिनों तक तो मैं अपने आपे में भी नहीं था। 1 महीने बाद मैं फिर गया था उसके घर, पर ताला लटका हुआ था और पड़ोसियों को भी कुछ नहीं पता था। जानती हैं मैडम, उस वक्त के अखबारों में इस खबर ने कोई जगह नहीं पाई थी। दलितों की बेटियों का तो अक्सर उस तरह बलात्कार होता था, पर यह घर थोड़ा ठीक ठाक था क्योंकि लड़की के पिता सरकारी नौकरी में थे और गुनाहगार हमेशा आजाद घूमते रहे। मैंने भी इस डर से किसी को यह बात बताई भी नहीं। इसी शहर में होंगे सब। उस वक्त सब 20 से 25 साल के थे। मुझे सबके बाप के नाम पते मालूम है। मैं आपको उन सब के बारे में बताने के लिए तैयार हूँ। अब्दुल रहीम को लगा कि चश्मे के पीछे कल्पना मैडम की आंखें भी नम हो गई थी। उस वक्त भले ही गुनाहगार बच गए होंगे। लड़की के माता पिता ने बदनामी से बचने के लिए मामला दर्ज ही नहीं किया, पर आने वाले दिनों में उन चारों पापियों की करतूत फोटो समेत हर अखबार की सुर्खी बनने वाली है। आप तैयार रहें। एक लंबी कानूनी जंग में आप एक अहम किरदार रहेंगे। कहते हुए कल्पना मैडम उठ खड़ी हुई और काउंटर पर चाय के पैसे रखते हुए जीप में बैठकर चली गई। आज पहली बार किसी पुलिस वाले को चाय के पैसे देते देखा है। छोटू टेबल साफ करते हुए कह रहा था और अब्दुल रहीम को लग रहा था कि सालों से सीने पर रखा बोझ कुछ हल्का हो गया था। इस मुलाकात के बाद वक्त बहुत तेजी से बीता। वे चारों लड़के जो अब अधेड़ हो चले थे, उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हो गई। अब्दुल रहीम ने भी अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। मीडिया वाले इस खबर के पीछे पड़ गए थे, पर उनके हाथ कुछ खास खबर लग नहीं पाई थी। अब्दुल रहीम को भी कई धमकी भरे फोन आने लगे थे। उन्हें पूरी तरह पुलिस सिक्योरिटी में रखा जा रहा था। सबसे बढ़कर कल्पना मैडम खुद इस केस में दिलचस्पी ले रही थी और हर पेशी के वक्त मौजूद रहती थी। कुछ उत्साही पत्रकारों ने उस परिवार के पड़ोसियों को खोज निकाला था, जिन्होंने बताया था कि होली के कुछ दिन बाद ही वे लोग चुपचाप बिना किसी से मिले कहीं चले गए थे, पर बात किसी से नहीं हो पाई थी। कोर्ट की तारीखें जल्दी जल्दी पड़ रही थी, जैसे कोर्ट भी इस मामले को जल्दी अंजाम तक पहुंचाना चाहता था। ऐसी ही एक पेशी में अब्दुल रहीम ने साल भर बाद बच्ची के पिता को देखा था। मिलते ही दोनों की आंखें नम हो गई। उस दिन कोर्ट खचाखच भरा हुआ था। बलात्कारियों का वकील खूब तैयारी के साथ आया हुआ मालूम दे रहा था। उसकी दलीलों के आगे केस अपना रुख मोड़ने लगा था। सभी कानून की खामियों के सामने बेबस से दिखने लगे थे। जनाब, सिर्फ एक अब्दुल रहीम की गवाही को ही कैसे सच माना जाए? मानता हूँ कि बलात्कार हुआ होगा, पर क्या यह जरूरी है कि चारों यही थे? हो सकता है
कि अब्दुल रहीम अपनी कोई पुरानी दुश्मनी का बदला ले रहे हों? क्या पता इन्होंने ही बलात्कार किया हो और फिर लाश पहुंचा दी हो। धूर्त वकील ने ऐसा पासा फेंका कि मामला ही बदल गया। लंच की छुट्टी हो गई थी। उसके बाद फैसला आने की उम्मीद थी। चारों आरोपी मूंछों पर ताव देते हुए अपने वकील को गले लगाकर जश्न सा मना रहे थे। लंच की छुट्टी के बाद जज साहब कुछ पहले ही आकर सीट पर बैठ गए थे। उनके सख्त होते जा रहे हाव भाव से माहौल भारी बनता जा रहा था। क्या आपके पास कोई और गवाह है जो इन चारों की पहचान कर सके? जज साहब ने वकील से पूछा तो वह बेचारा बगले झांकने लगा। पीछे से कुछ लोग हाय हाय का नारा लगाने लगे। चारों आरोपियों के चेहरे दमकने लगे थे। तभी एक आवाज आई, हाँ मैं हूँ। चश्मदीद ही नहीं भुक्तभोगी भी मुझे अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए। सबकी नजरें आवाज की दिशा की ओर हो गई। जज साहब के इजाजत है बोलने के साथ ही लोगों ने देखा कि उनकी शहर की एसपी कल्पना कटघरे की ओर जा रही है। पूरे माहौल में सनसनी मच गई। हाँ, मैं ही हूँ वह लड़की जिसे 10 साल पहले होली की दोपहर में इन चारों ने बड़ी ही बेरहमी से कुचला था। इसने, जी हाँ, इसी ने मुझे मेरे घर के आगे से उठा लिया था जब मैं गेट के आगे कुत्ते को रोटी देने निकली थी। मेरे मुंह को इसने अपनी हथेलियों से दबा दिया था और कार में डाल दिया था। भीतर पहले से ये तीनों बैठे हुए थे। इन्होंने पास के एक ढाबे के पीछे वाली दीवार की तरफ कार रोककर मुझे घसीटते हुए उतारा था। इसने मेरे दोनों हाथ पकड़े थे और इसने मेरी जांघें, कपड़े इसने फाड़े थे। सबसे पहले इसने मेरा बलात्कार किया था, फिर इसने मुझे सबके चेहरे याद है। सिटी एसपी कल्पना बोले जा रही थी, अपनी उंगलियों से इशारा करते हुए उनकी करतूतों को उजागर करती जा रही थी। कल्पना के पिता ने उठकर 10 साल पुराने हुए मेडिकल जांच के कागजात कोर्ट को सौंपे जिसमें बलात्कार की पुष्टि थी। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि कल्पना को जान से मारने की कोशिश की गई थी। कल्पना अभी कटघरे में ही थी कि एक आरोपी की पत्नी अपनी बेटी को लेकर आई और सीधे अपने पति के मुंह पर तमाचा जड़ दिया। दूसरे आरोपी की पत्नी उठकर बाहर चली गई। वहीं एक आरोपी की बहन अपनी जगह खड़ी होकर चिल्लाने लगी, शर्म है, लानत है, एक भाई होते हुए तुमने ऐसा कैसे किया था? जज साहब, मैं बिल्कुल मरने की हालत में ही थी। होली की उसी रात मेरे पापा मुझे तुरंत अस्पताल लेकर गए थे, जहां मैं जिंदगी और मौत के बीच कई दिनों तक झूलती रही थी। मुझे दौरे आते थे। इन पापियों का चेहरा मुझे हर वक्त डराता रहता था। अब केस आईने की तरह साफ था। अब्दुल रहीम की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। कल्पना उनके पास जाकर उनके कदमों में गिर पड़ी। अगर आप न होते तो शायद मैं जिंदा न रहती। मीडिया वाले कल्पना से मिलने को उतावले थे। वे मुस्कुराते हुए उनकी तरफ बढ़ गई। अब्दुल रहीम ने जब आपको कपड़े में लपेटा था तब मरा हुआ ही समझा था। मेज के उस कपड़े से पुलिस की वर्दी तक के अपने सफर के बारे में कुछ बताएं, एक पत्रकार ने पूछा, जो शायद सभी का सवाल था। उस वारदात के बाद मेरे माता पिता बेहद दुखी थे और शर्मिंदा भी थे। शहर में वे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे थे। मेरे पिताजी ने अपना तबादला इलाहाबाद करवा लिया था। सालों तक मैं घर से बाहर जाने से डरती रही थी। आगे की पढ़ाई मैंने प्राइवेट की। मैं अपने माता पिता को हर दिन थोड़ा थोड़ा मरते देख रही थी। उस दिन मैंने सोचा था कि बहुत हुआ, अब और नहीं। मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए परीक्षा की तैयारी करने लगी। आरक्षण के कारण मुझे फायदा हुआ और मनचाही नौकरी मिल गई। मैंने अपनी इच्छा से इस राज्य को चुना। फिर मौका मिला इस शहर में आने का। बहुत कुछ हमारा यही रह गया था। शहर को हमारा कर्ज चुकाना था, हमारी इज्जत लौटानी थी। आप दूसरी लड़कियों और उनके माता पिता को क्या संदेश देना चाहेंगी?
किसी ने सवाल किया। इस सोच को बदलने की सख्त जरूरत है कि बलात्कार की शिकार लड़की और उसके परिवार वाले शर्मिंदा हो। गुनाहगार चोर होता है, न कि जिसका सामान चोरी जाता है वह। हाँ, जब तक बलात्कारियों को सजा नहीं होगी तब तक उनके हौसले बुलंद रहेंगे। मेरे माता पिता ने गलती की थी जो कसूरवार को सजा दिलाने की जगह खुद सजा भुगतते रहे, कल्पना बोल रही थी। तभी उनकी माँ ने एक पुड़िया अबीर निकाला और उसे आसमान में उड़ा दिया। सालों पहले एक होली ने उनकी जिंदगी को बेरंग कर दिया था। उसे फिर से जीने की इच्छा मानो जाग गई थी। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।